मेरा ये मानना है कि अगर आपको बिजनेस में उतरना है तो बिजनेस की स्किल्स आप घर से सीख सकते हो। बहुत सारे राइटर्स को पूछा जाता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से या फिर कोई प्रोड्यूसर से, कुछ डायरेक्टर से कि आपका कंटेंट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत राइटर्स को पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी हॉबी के लिए और अपने पैशन के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मेरे जो भी गहने थे, गोल्ड के गहने, तो वो मैंने बेचने का सोचा अपने ऐप के लिए। अभी आपको पता है कि एक लेडीज़ के लिए अपने शादी में मिले हुए गहने बहुत मायने रखते हैं उसके लिए, लेकिन मेरे लिए वो गहना इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरा गहना ये था कि मेरा बिज़नेस ये मेरा गहना था। तो माँ की ही मेहनत सबसे ज़्यादा होती है एनुअल फंक्शन में अपने बच्चे को तैयार करने में। तो उस स्टोरी में ऐसा लिखा था कि एक माँ जाती है और सजेस्ट करती है टीचर को, प्रिंसिपल को, कि बच्चे के नाम के आगे जैसे उसके पापा का नाम लगता है तो वैसे ही उसके माँ का नाम आप जोड़ देना, माँ को भी अच्छा लगे। तो हुआ ये कि उन्होंने सीरियसली नहीं लिया कि मैं जो बता रही थी, मेरा विजन कि मुझे क्या बनाना है, मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म बनाना है, तो वो सीरियसली नहीं लेते थे। उनका एटीट्यूड ये था कि ये कोई बंदी है, घर पे खाली बैठी है और इसको टाइम पास के लिए कुछ वेबसाइट बनाने को बोल रही है। तो उन्होंने किया क्या कि बहुत चीपेस्ट रिसोर्सेस में मुझे वेबसाइट बना के दी। वेरी नाइस। मैम, एक्चुअली मेरा और एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने आपके पहले आंसर में ही दे दिया। ये काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ब्रांड कोई होता नहीं है। सो ईरा ब्लॉगिंग कंपनी अभी ब्रांड बन चुकी है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज़। तो ईरा ब्लॉगिंग प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी, ये एक ओपन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ओपन सेल्फ पब्लिशिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके। तो जहाँ बहुत सारे राइटर्स अपनी प्रतिभा ब्लॉग के माध्यम से साबित कर सकते हैं। ब्लॉग में अपने ब्लॉग से अपनी स्टोरी जो भी है उनका लिखान, तो वो पोस्ट कर सकते हैं। और हमारा काम ये है कि उस कंटेंट को सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों के सामने लाते हैं। हाय, हेलो, नमस्कार, मैं हूं आपका किरण भालेराव। दोस्तों, एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे अहम और बेहतरीन हिस्सा है लिखावट, यानी कि कंटेंट क्रिएशन। ये कंटेंट जो क्रिएट करते हैं उनको हम राइटर के नाम से पहचानते हैं। तो हमारे राइटर दोस्तों के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके उनके ब्लॉगिंग को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देके उनकी कहानियां एलोबरेट करने का काम जिस मोहतरमा ने किया है, वो मोहतरमा आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं संजना जी का, संजना इंगले। मैम, आपका बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मैडम, हमारे दर्शक पहले तो ये जानना पसंद करेंगे कि ये क्या है, मतलब ईरा ब्लॉगिंग कंपनी आपकी क्या है? ये मतलब दर्शकों के साथ मैं भी जानने की उत्सुकता रखता हूँ, प्लीज़ हमें बताइए। जी ज़रूर। तो ईरा ब्लॉगिंग प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी, ये एक ओपन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ओपन सेल्फ पब्लिशिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके। तो जहाँ बहुत सारे राइटर्स अपनी प्रतिभा ब्लॉग के माध्यम से साबित कर सकते हैं। ब्लॉग में अपने ब्लॉग से अपनी स्टोरी जो भी है उनका लिखान, तो वो पोस्ट कर सकते हैं। और हमारा काम ये है कि उस कंटेंट को सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों के सामने लाते हैं। तो हमारा ऑडियंस बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारे राइटर्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, ब्लॉग्स पे व्यूज़ आते हैं। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट ब्लॉग ओनली। तो हमारे बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो राइटर्स को हम देते हैं। तो ओवरऑल ये एक राइटर्स और रीडर्स का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी कम्युनिटी है जहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से रीडिंग और राइटिंग का जो प्रोसेस है वो कर पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन।
मैम, मैं आपसे और एक बात जानना चाहता हूँ, मतलब हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया और ये प्लेटफॉर्म में ब्लॉगिंग के ज़रिए हमारे कई सारे राइटर दोस्तों को आपने प्लेटफॉर्म देने का ये जो ज़रिया बनाया, सो इसके पीछे की व्हाट काइंड ऑफ रणनीति यू हैड, ज़रा प्लीज़ बताइए। ओके, तो ब्लॉगिंग की शुरुआत जब मैंने की थी 2018 में, तब हमारा खुद का प्लेटफॉर्म नहीं था। वाह। तो हम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे तो वहाँ पे मैं खुद जाके वहाँ पे लिखती थी। तो ये करते वक्त मुझे एक ध्यान में आया कि हम जो लिखते हैं और बहुत सारे राइटर्स जो लिखते हैं, तो वो अपनी एनर्जी और अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कुछ प्रकार का मानधन या फिर कुछ प्रकार का मोनेटाइजेशन या मॉनिटरी बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलता है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जहाँ राइटर्स को एक सम्मान मिले, राइटर्स को अपनी एनर्जी, अपनी प्रतिभा इन्वेस्ट करने के लिए उनको एक अच्छी तरह से सम्मानित किया जाए और रीडर्स को भी अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो इस हिसाब से, इस सोच से मैंने ये ईरा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की निर्मित 2019 में की। तो एक रणनीति इसके पीछे ऐसी थी कि हमें एज अ ब्रांड बनाना था कि ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, एक सिंपल जिस तरह से ब्लॉग हम सोशल मीडिया पे देखते थे, तो ये उस लेवल का हमें नहीं बनाना था। हमें इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाने का हमने सोचा था। तो इसलिए शुरू से हमने ये रणनीति रखी थी कि राइटर्स कंसिस्टेंटली लिखते रहे, उनको हम प्रेरणा देते रहे, उनको मॉनिटरी बेनिफिट मिलता रहे और सोशल मीडिया पे हर आधे एक घंटे में रीडर्स के सामने नया ब्लॉग आता रहे। तो ये जो इकोसिस्टम है, तो ये हमेशा से 24 आवर्स ये चलती रहे। तो ये 5-6 साल तक आज तक चल रही है। तो इसीलिए इस कंसिस्टेंसी की वजह से हमारी इतनी बड़ी आज कम्युनिटी आपको दिख सकती है। वेरी नाइस। मैम, एक्चुअली मेरा और एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने आपके पहले आंसर में ही दे दिया। ये काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ब्रांड कोई होता नहीं है। सो ईरा ब्लॉगिंग कंपनी अभी ब्रांड बन चुकी है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज़। तो कोई भी कंपनी ब्रांड कब बनती है कि जब उसका प्रोडक्ट, उसकी सर्विस लोग बहुत लंबे देर से यूज़ करते हैं और उस सर्विस से या फिर उस प्रोडक्ट से उनको लगाव रहता है। तो ये जब लंबे समय तक चलता है तो लोग उसे ब्रांड समझते हैं, वो लगातार उस नाम को वो पढ़ते हैं, उस नाम के बारे में लगातार सुनते हैं, तो तब जाके वो ब्रांड बनता है। तो ईरा ब्लॉगिंग का यही हुआ है कि सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंटली हम पोस्ट करते रहे, हमारे राइटर्स कंसिस्टेंटली एक्टिव रहे, तो ये जो नाम था ईरा ब्लॉगिंग, ये लोगों के सामने बार बार आते गया। तो इस वजह से हुआ है कि लोग, और ये ब्रांड है, ये हम खुद नहीं कह रहे, ये हमारा खुद ऑडियंस बोल रहा है। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म में अगर कोई भी उनको दिक्कत आती है या फिर कोई भी कुछ चीज़ नज़र आती है, तो वो खुद हमें बोलते हैं, हक से बोलते हैं कि मैम ईरा इज़ अ ब्रांड, आप ये चीज़ यहाँ से हटाओ। या फिर किसी ब्लॉग में कोई लाइन से दिक्कत है उनको, तो वो हक से बोलते हैं कि मैम दिस इज़ नॉट द वे ईरा शुड रिप्रेजेंट इटसेल्फ। तो वो ये बोलते हैं, हक से बोलते हैं कि मैम हम ईरा को ब्रांड देखते हैं, तो ये लाइन आप वहाँ से हटाओ। तो ये खुद हमारे ऑडियंस बोलती है कि ईरा इज़ अ ब्रांड। तो ये हमारे लगातार 6 साल की जो मेहनत है उसी की वजह से इसको लोग आज ब्रांड बोलते हैं। वेरी नाइस संजना जी। इन शॉर्ट, यू क्रिएट अ क्रिएटिव प्लेटफॉर्म, राइट? संजना जी, अभी हम तो ये जान गए हैं कि आपका मोटिव क्या है ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के पीछे, लेकिन हमारे दर्शक और हमारे दर्शकों के साथ मैं भी जानना चाहता हूँ, ये कंटेंट क्रिएशन का सबसे बेहतरीन हिस्सा, जैसे मैंने अभी बताया, वो है राइटर। और इतने सारे राइटर को इकट्ठा करके आपने अंडर वन रूफ उनको आप अभी लेके आए हो, और उनकी कहानियाँ, फिक्शन, नॉन फिक्शन कहानियाँ, उनकी सोच, ये सब आप एलोबरेट करके प्लेटफॉर्म पे लेके आए हो। सो इसके पीछे
और कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट स्ट्रैटेजी आपकी है? जी, हमारे इसके पीछे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी है। तो पहली बात ये कि राइटर्स को हमें सिर्फ एज अ ब्लॉगर तक सीमित नहीं रखना है, तो उनको हमें बहुत आगे ले जाना है कि उनकी जो स्टोरीज़ है उसकी आगे जाके शॉर्ट फिल्म के लिए या फिर किसी बड़ी फिल्म के लिए या फिर वेब सीरीज़ के लिए उनके कंटेंट का इस्तेमाल हो, इसलिए हमारा प्रयास जारी है। तो हम कंपनी अकेली ग्रो नहीं करना चाहती, कंपनी अपने राइटर्स को भी अपलिफ्ट करना चाहती है, उनको भी बढ़ावा देना चाहती है। तो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी ये बात है कि हम हमारे कंटेंट को लेके उस पर आधारित शॉर्ट फिल्म बनाए, उस पर आधारित वेब सीरीज़ बनाए या फिर कोई बड़ी मूवी बनाए। तो ये सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ध्यान में रखते हुए हमारे राइटर्स को भी हमने ये बोल दिया है कि आपको ऐसा कंटेंट जनरेट करना है कि जो आगे जाके लोगों को पसंद आए। तो ये कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हमने प्लान किया है। सुपर्ब, आई रियली एडमायर योर थॉट। बेसिकली संजना जी, ये जो आपका थॉट है कि आपकी राइटर्स, उनकी जो सोच है तो वो आपको ऑडियंस के सामने लानी है, और वो राइटर्स में बहुत सारा पोटेंशियल होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि मेरा राइटअप मेरी कहानी मैं कहाँ लेके जाऊँ, मेरा ब्लॉग में कहाँ लेके जाऊँ। ये सारे ब्लॉग्स इकट्ठा करके शायद राइटर्स आपको पेरेंट के तौर पर देखते, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब उनको एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है उनका, क्योंकि क्या है, बहुत सारे राइटर्स को पूछा जाता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से या फिर कोई प्रोड्यूसर से, कुछ डायरेक्टर से कि आपका कंटेंट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत राइटर्स को पूछा जाता है। तो लेकिन उनका जो प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट रहता है कि इसका जो इस्तेमाल है वो प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही आप कीजिए। तो उनका वो जो ट्रस्ट है ब्रांड के ऊपर, उनका जो राइटर्स का ट्रस्ट है कि हमारा जो कंटेंट है वो आपके ज़रिए से हमें आगे लाना है। तो आप जो शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे, कुछ मूवी बनाएंगे, तो आपके ज़रिए प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा उनका ख्याल रहता है। तो इस ट्रस्ट से हमें बहुत अच्छा लगता है कि राइटर्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो यस, उनके मतलब ये पेरेंटिंग टाइप ऑफ जो ख्याल रखना पड़ता है अपने राइटर्स का, तो ये एक तरह से हम कर रहे हैं कि उनका राइटिंग को प्रोटेक्ट करना और उनके राइटिंग को लिमिटेड टू ब्लॉग ना रखते हुए आगे लेके जाना। तो इसकी जिम्मेदारी ये 100% हमने ली है। बहुत ही बेहतरीन संजना जी। संजना जी, हम लोग अगले सवाल की तरफ जाएंगे। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि 500 से अधिक राइटर्स, 30 लाख के ऊपर आपके व्यूअर्स, जो वाचक भी है, सो ये सारे एक अंडर वन रूफ, एक प्लेटफॉर्म पे है। आपके राइटर्स की सोच, आपके राइटर्स की कहानियाँ, आपके राइटर्स का दुख, आपके राइटर्स का आनंद हमारे व्यूअर्स पढ़ते हैं, वो एंटरटेन भी होते हैं। सो एक महिला होने के नाते, बीइंग अ लेडी बिजनेस टाइकून, क्या आपको कभी जेंडर इक्वालिटी का सामना करना पड़ा? जी, बहुत। एक्चुअली मैंने दोनों टाइप के लोग देखे थे कि जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत सारे ऐसे हमारे मेल फ्रेंड्स थे या फिर जो कुछ भी डेवलपर्स थे। तो मैंने दोनों तरीके के लोग एक्चुअली देखे थे। एक तो थे कि वो शुरू से उन्होंने सपोर्ट दिखाया, अच्छे से उन्होंने मोटिवेट किया कि मैम आप कर देना, आप कर लीजिए, ये आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, या फिर हमारी तरफ से आपको कोई मदद चाहिए तो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट का पार्ट था, टेक्निकल पार्ट था, तो इसमें बहुत सारे मेल्स काम कर रहे थे, तो उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग थे कि शुरू में ईरा को हमने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कंपनीज़ को अप्रोच किया था, कुछ फ्रीलांसर्स को अप्रोच किया था, तो सारे के सारे मेल्स थे। तो हुआ ये कि उन्होंने सीरियसली नहीं लिया कि मैं जो बता रही थी, मेरा विजन कि मुझे क्या बनाना है, मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म बनाना है, तो वो सीरियसली नहीं लेते थे। उनका एटीट्यूड ये था कि ये कोई बंदी है, घर पे खाली बैठी है और इसको टाइम पास के लिए कुछ वेबसाइट बनाने को बोल रही है।
तो उन्होंने किया क्या कि बहुत चीपेस्ट रिसोर्सेस में मुझे वेबसाइट बना के दी। तो बाद में उनको जब पता चला कि ये वेबसाइट पे 2 दिन में ही 20,000 से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, तब जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कोई छोटा मोटा विजन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फ्यूचर में प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तब जाके उनको समझ में आया कि ये क्या बना रही है। तो यस, ये मैंने थोड़ा सा डोमिनेंस देखा है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि फीमेल बिजनेस टाइकून्स बहुत कम है, फीमेल्स बहुत कम उतरती है बिजनेस फील्ड में, तो ये मैंने बहुत देखा है। लेकिन उसको देखने के बजाय मैंने ये देखा है, एक पॉजिटिव साइड देखी है कि जो मेरे मतलब मेल फ्रेंड्स है या फिर कुछ पुरुष लोग जो है, जो टेक्निकली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से मुझे सजेशंस भी दे रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगी कि हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर जो थे राजेश चौहान जी, हमारे डेवलपर शुभम मटाले जी, हमारी इराक की वेबसाइट सबसे पहले जिस कंपनी ने बनाई थी डिजिकाल के, उसके संदीप तिवारी जी, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। हमारे इरा के लिए नामदेव पाटिल जी है। तो ये इनको देख के मैं समझ गई कि नहीं, मतलब जैसे फीमेल को अंडर एस्टिमेट करने वाली जो सोसाइटी है, उसके अलावा उसको सपोर्ट करने के लिए जो मेल सोसाइटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इसको मैं एक पॉजिटिवली देखती हूँ कि मैं उनकी तरफ ध्यान देती हूँ सिर्फ, कि जो पॉजिटिवली हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाँ, मैंने ये डिफरेंस देखा है, लेकिन उसको हम किस तरह से देखते हैं, पॉजिटिवली या निगेटिवली, है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिविटी आप में बहुत है। आपसे बातचीत करके मैं इतना तो जान पाया हूँ कि आप पॉजिटिविटी की क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी का यू आर पायनियर। सो मेरा अगला सवाल ये है कि यही पॉजिटिविटी की नोट पे बीइंग अ फीमेल बिजनेस टाइकून, आज के युवा जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी क्या गलतियां हो रही है और उनको अब क्या करेक्शन करवाओगे? ओके, तो आज के युवाओं के सामने एक पिक्चर खड़ा कर दिया है इस समाज ने और मीडिया ने, कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एक आइडिया उठाओ, किसी इन्वेस्टर्स के पास आप जाओ, फंडिंग उठाओ, फंडिंग उठाने के बाद आप अपना ऑफिस बनाओ और ऑफिस में एक टीम बना के आप अच्छे से काम करो। तो ये एक पिक्चर समाज ने उनके सामने खड़ी कर दी है। मीडिया ने जो भी आज रियलिटी शो चल रहे हैं, या फिर हम देखते हैं कि इंस्टा पे और ये सारे कंटेंट से, रील से हम देखते हैं कि कैसे बिज़नेस को हाइप कर दिया है, कि बिजनेसमैन कैसे बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है, कितनी महंगी घड़ियाँ पहनता है। तो ये पिक्चर जो आज के यूथ के सामने खड़ी कर दी है, तो इस वजह से यूथ बिजनेस में आना चाहता है, ना कि वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। उसको कोई प्रोडक्ट नहीं लाना है, या फिर उसको कोई ऐसी सर्विस नहीं लाना है जिससे समाज को फ़ायदा हो। उसको सिर्फ पैसा दिख रहा है बिज़नेस में, इसलिए वो बिज़नेस में उतर रहा है। तो बहुत सारे यूथ जो है, तो वो आते हैं तो चलो हमें बिज़नेस करना है, लेकिन कौन सा करना है ये ढूंढते हैं फिर। तो ऐसा नहीं, ये प्रोसेस ऐसी नहीं होती। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को अप्रोच करते हैं कि ये मैं बना सकता हूँ, ये सर्विस मैं अच्छे से दे सकता हूँ। उसके बाद की प्रोसेस है कि मैं इसको बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो ये एक गलती मुझे युवाओं की लगती है कि, और कैसा है ना कि बिज़नेस की प्रोसेस हर एक के लिए अलग होती है। किसी को फंडिंग की ज़रूरत होती है, कोई बिना फंडिंग अपना बिज़नेस आगे ले जा सकता है, या फिर कोई अपना फैमिली बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकता है। तो हर एक की बिज़नेस जर्नी अलग होती है, हमको हमारी जर्नी ढूंढनी होती है। तो मैं युवाओं को यही गलती उनको एहसास दिलाना चाहूँगी कि आप कोई स्टोरी के पीछे मत भागो, किसी मीडिया के सामने मत भागो। आपकी बिज़नेस स्टोरी अगर है तो वो अलग रहेगी। आप एक्सपीरियंस से सीखो, ना कि मीडिया में जो हाइप कर दिया है उससे आप सीखो। तो खुद अपनी जर्नी एक्सपीरियंस करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। Being an entrepreneur, being a pioneer of ईरा ब्लॉगिंग कंपनी, क्या बिजनेस के बारे में क्या आपके ये ब्लॉग्स भी आपके प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे हमें? यस,
आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है irablogging.com और हमारा ऐप भी प्ले स्टोर और iOS पे भी अवेलेबल है। तो हमारी सारी स्टोरीज़ आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ प्रीमियम ब्लॉग्स भी है जो हमारे प्रीमियम राइटर्स ने लिखी है। तो आप हर तरह का जॉनर आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको अगर लव स्टोरी पढ़नी है या फिर हॉरर स्टोरी हो या फिर फैमिली ड्रामा हो, तो हर तरह का आप हमारे प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी OTT प्लेटफॉर्म्स है, टेलीविज़न सीरियल्स है, सिनेमा है, थिएटर है, या फिर स्ट्रीट प्लेज है, या फिर जैसे हम लोग कभी कभी एंटरटेनमेंट में स्किट्स बनाते हैं, या फिर कभी कभी अवेयरनेस, कुछ सोशल अवेयरनेस में काफ़ी सारे कंटेंट वर्क करते हैं थ्रू एंटरटेनमेंट। क्या आप भी ऐसे कुछ करना चाहेंगे? जी ज़रूर। जैसा कि हमने कहा कि हमें कंपनी आगे बढ़ानी है, लेकिन हमारे राइटर्स को भी हमारे साथ आगे ले जाना है। तो हमारी यही सोच रही है कि हमारे राइटर्स का जो राइटिंग है तो बहुत उसमें प्रतिभा है, उन ब्लॉग्स में बहुत सारी पावर है कि जो समाज को बदल सकती है। तो हमें उन राइटर्स को आगे लेके जाना है, उनके कंटेंट को हमें शॉर्ट फिल्म्स या फिर मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ इस तरीके से हमें सामने लाना है। तो उसी प्रयास से अब हमारी जर्नी चालू है, उस तरफ हमारी टीम काम कर रही है। और हमने हालांकि एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई रिसेंटली जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। तो हम एज अ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने अभी ये किया है, लेकिन आगे जाके हम इसमें बहुत काम करने वाले हैं। हमारे जो राइटर्स हैं तो उनको बड़े पर्दे पे आप देख सकते हैं उनका राइटिंग। तो ज़रूर हम अपने राइटर्स के लिए उनका ब्लॉग बड़े पर्दे पे ज़रूर लाना चाहेंगे। मैम, ये तो हम लोग जान गए कि आपकी ब्लॉगिंग कंपनी थ्रू आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत कुछ कर दिखाना है, बीइंग अ बिजनेस टाइकून। हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, आपके फैमिली सपोर्ट कैसा है, और बिजनेस टाइकून बनने के लिए आपकी फैमिली कितना मैटर करती है सपोर्ट में? फैमिली बहुत मैटर करती है इस चीज़ में, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग जिस हालत में हुई तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे आगे की जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि मेरे जो पापा है तो बचपन से उन्होंने हमें एक डिसिप्लिन सिखाया था। तो हमारे घर पे टीवी अलाउड नहीं था देखना, तो पापा हमें बहुत सारी बुक्स ला के देते थे। तो वो बुक्स हम पढ़ते थे, तो उसी से हमारी ये रीडिंग और राइटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। तो बहुत सारा रीडिंग करके मुझे राइटिंग का भी थोड़ा सा वहाँ पे नॉलेज हुआ। तो मैंने शुरू किया, और मेरे लिखावट को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला स्कूल में, कॉलेज में। नाइस। तो उसी से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई राइटिंग की। और मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया था कि कभी भी बहुत बड़ा सपना देखो, कि छोटे सपने पे मत जाओ, बड़ा सपना देखो और मेहनत करो। ये मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाया था। और जैसे ये मेरी जर्नी मोस्टली इरा ब्लॉगिंग कंपनी की ये शादी के बाद एक्चुअली शुरू हुई। तो एक बेस मेरे माँ बाप ने वहाँ पे रेडी कर दिया था मेरे अंदर में। और लेकिन जो एक्चुअल जर्नी मेरी शुरू हुई वो शादी के बाद, और वो भी एक बच्चा होने के बाद। बच्चा 1.5 साल का था, तो उस वक्त मैंने अपनी जर्नी शुरू की। तो बहुत सपोर्ट था मुझे अपने हस्बैंड का, मेरे इन लॉज का, ब्रदर इन लॉज है मेरे 2। तो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, किसी भी बात के लिए अगर कोई हेल्प चाहिए तो उन्होंने की। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपको फैमिली से कैसा सपोर्ट मिलता है, कैसे आपको वो किस एंगल से आपको देखते हैं, कि एक ट्रस्ट रहता है उनको कि ये कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है। तो यस, ये फैमिली से मुझे दोनों फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला। तो ये सक्सेस के लिए ज़रूर मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। फैमिली बैकबोन, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो जैसी आपकी बात से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। हमारे माँ बाबूजी ने बचपन में हमें पढ़ने की आदत लगाई है। जैसे कि मैं मराठी थिएटर से हूँ, और हमारे मराठी में कहावत है, वाचाल तर वाचाल। ये जो कहावत है ये आपके एक्सपीरियंस से इसका इम्पोर्टेंस मैं अभी समझ रहा हूँ। और
आपकी बचपन से अपब्रिंगिंग, फैमिली लाइफ, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, और ये भी आपकी फैमिली है। इतने सारे राइटर्स को आपने इकट्ठा किया है, ये भी आपको फैमिली की तरह ही मानते हैं। थोड़ा उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी ज़रूर। तो हमारी कम्युनिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू राइटर्स ओनली। हमारा बहुत सारा ऑडियंस है, जैसे हम बोल रहे हैं कि 3 मिलियन प्लस हमारे मंथली रीडर्स हैं। तो हमारा एक एज अ फैमिली हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं कि हम इरा फैमिली से हैं। तो अगर किसी भी रीडर को कोई भी दिक्कत आती है प्लेटफॉर्म पे, अगर कुछ वेबसाइट लिंक अगर ओपन नहीं हो रही या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, तो वो सीधा मुझे कॉल करते हैं, ना कि कोई टिकट रेस करो या फिर किसी पर्सन को आप मेल डालो, ऐसा नहीं है। हमने खुला अपना नंबर वहाँ पे दिया है कि वो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करते हैं और विद इन 2 मिनट्स हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो उनकी तरफ से ये फीडबैक आता है कि हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे जहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए 7-7 दिन जाते हैं, लेकिन आपको जब हम अप्रोच करते हैं तो 2 मिनट में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इसलिए हमें आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही दिल के नज़दीक हमें लगता है। तो ये खुद ऑडियंस हमें बोलते हैं, और वो हमारे राइटर्स को और कंपनी को मिलने के लिए भी वो राज़ी है कि जब हम पूछते हैं कि अगर हम आपके शहर में आए और सारे रीडर्स के लिए हम अगर कोई गेट टुगेदर रखते हैं तो आपका क्या डिसीजन रहेगा। इरा ब्लॉगिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसको हम एज अ फैमिली बोलते हैं। तो ये खुद हमारे ऑडियंस और हमारे राइटर्स खुद हमें बोलते हैं कि हम सब एक फैमिली है। तो इसका कारण ये है कि हमने कमर्शियल्स को या फिर पैसे को हमेशा सेकेंडरी रखा है। हमारा प्राइमरी फोकस था कि राइटर्स को एक अच्छा इकोसिस्टम मिले, राइटर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, सेफ प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे उनको कोई डर नहीं रहेगा कि उनका राइटिंग कोई चुरा ले या फिर कोई उसका इस्तेमाल करे। और राइटर्स को दिल के नज़दीक अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो इरा, ऐसा वो खुद हमें बताते हैं। तो हमारा इसके पीछे हमारा यही विज़न रहा है कि हम एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बनाएं जो ना कि सिर्फ कमर्शियल हो, तो वहाँ पे ऑडियंस और राइटर्स को भी सेफ फील हो। तो ये बात काफ़ी हद तक हमने सक्सेस करके देखी है। बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, पिछले 6 साल से आप ये प्लेटफॉर्म को लीड कर रहे हो। काफ़ी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कुछ ही समय में फेल हो जाते हैं। 6 सालों से ये प्लेटफॉर्म सक्सेस होने के पीछे व्हाट एग्जैक्टली एफर्ट्स यू हैड, ज़रा थोड़े हमारे दर्शकों को अगर बताएंगे तो काफ़ी बेहतरीन होगा। जी ज़रूर, बहुत बढ़िया सवाल है। तो हुआ ये कि 2018 के बाद ब्लॉगिंग को एक हाइप बना दिया था। तो क्या हुआ था कि कोविड के वक्त बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी, और उस वक्त था ये कि लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो लोग ऑनलाइन अर्निंग के लिए सोर्सेस ढूंढ रहे थे। तो उसी पीरियड में हुआ ये कि यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, अभी भी वो वीडियोस अवेलेबल है कि कोई यूट्यूबर वीडियो डालता था कि XYZ बंदे ने ब्लॉगिंग से कमाए 80 लाख, XYZ बंदे ने ब्लॉगिंग से कमाए 1 करोड़। तो वो वीडियो बहुत वायरल हो रहे थे और लोगों को ऐसे लग रहा था कि सच में यार ये ब्लॉगिंग से अर्निंग हो रही है, तो क्यों ना हम भी ट्राई करें। तो ब्लॉगिंग ऐसे ऐसे लोगों ने शुरू की कि जिनको लिखना क्या, लिखते कैसे हैं, वर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे स्टोरीज़ लिखते हैं, कहाँ पे आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्लॉगिंग के फील्ड में कदम रखा और अगले 6 महीने में उन्होंने बंद कर दिया, वो बात अलग है। तो ब्लॉगिंग की एक हाइप बना दी थी। तो 90% जो ब्लॉगर्स है तो वो ब्लॉगिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉगिंग को वो एज अ मनी मेकिंग मशीन की तरह से देख रहे हैं। तो उनको राइटिंग से कोई लगाव नहीं, उनको आर्टिकल से कुछ लगाव नहीं, नॉलेज शेयरिंग से कुछ लगाव नहीं। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे मेरा ब्लॉग है, तो गूगल एड्स चला के मैं Tier 1 Tier 2 कंट्रीज से ट्रैफिक ला के अच्छा CPC मिला के अच्छी से अर्निंग कर दूँ, इसी मिशन से वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं।
उनको बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे सक्सेसफुल बन पाते हैं, लेकिन 90% लोग यहाँ पे फेल हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी हॉबी के लिए और अपने पैशन के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी अच्छी सी स्टोरी वहाँ पे लगा रहे हैं, अपने अच्छे से एक्सपीरियंस वो वहाँ पे शेयर कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ रहे हैं एज अ ब्लॉगर। लेकिन ये 90% लोग एज अ मनी मेकिंग मशीन की तरह चला रहे, तो वहाँ पे वो फेल दिख रहे हैं। तो हमारा हुआ है कि जब हमने ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया तो हमने भी ये सारी रिसर्च की, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस पे दिखा रहे थे कि आपको अगर ब्लॉगिंग में सक्सेस पाना है तो आप एसईओ करो, आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस पाना है तो आप वेबसाइट रैंक करो, बहुत सारे टेक्निक्स थी। तो हमने उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि आप ये करो वो करो, आपकी वेबसाइट रैंक होगी, आपको अच्छा सा सीपीसी मिलेगा। लेकिन मेरा विजन क्लियर था कि मुझे नहीं गूगल पे रैंक करना, मुझे नहीं एसईओ कीवर्ड्स का यूज़ करना, मुझे नहीं चाहिए जो सब लोग करते हैं, मुझे वही चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। तो मेरा ये विजन क्लियर था कि इस प्लेटफॉर्म को हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाएंगे और लोगों को एज अ ब्रांड इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम मेहनत करेंगे। तो इस प्रकार से इस विजन से हमने काम किया। जो ब्लॉगर्स लोग, जो 90% ब्लॉगर्स जिस विजन से काम कर रहे थे, उनको जो दिखाया गया था, सिखाया गया था कि आप ये वो टेक्निक यूज़ करो, तो उसको हमने बाजू में रखा और अपने विजन की तरफ हम चलते गए। तो यही कारण है कि आज तक हम टिके रहे। हमारा विजन ये भी था कि पहले दिन जो ब्लॉग प्लेटफॉर्म पे आए तो वो आफ्टर डिकेड्स, आफ्टर 10 years 20 years भी वो पढ़ा जाएगा। इस विजन से हमने ये प्लेटफॉर्म का विजन रखा, तो इसी के वजह से आज ये सक्सेसफुल है। संजना जी, व्हाट वाज द मेजर डिसीजन इन दिस फेज? कैन यू प्लीज? इनिशियली हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई थी, तो वेबसाइट के लिए खर्चा आया था बहुत सारा, तो हमने वो अपनी सेविंग से मैनेज किया। लेकिन जब ऐप डेवलपमेंट की बात आई तो हम देख रहे थे कि हम बहुत सारे ऑडियंस आ रहे हैं हमारे पास, वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है। तो हमारा ये डिसीजन बना कि हमारा एक डेडिकेटेड ऐप रहेगा तो लोगों को वेबसाइट पे डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगी। तो ऐप के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक्त मेरा भी मैं फुल टाइम ये कंपनी का ही देख रही थी, इनिशियल फेज़ पे थी, तो ज़्यादा कुछ कंपनी के पास फंड्स नहीं थे। और घर से भी अगर मैं कुछ मदद मांगूँ तो भी वो फंड्स पूरे नहीं हो रहे थे। तो उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि कंटिन्यू विथ अ वेबसाइट, कि चलो जितना है उतने पर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन था कि समहाउ ये फंड्स जमा करो और डेडिकेटेड ऐप बनाओ ताकि आपका बिज़नेस नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तो उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मेरे जो भी गहने थे, गोल्ड के गहने, तो वो मैंने बेचने का सोचा अपने ऐप के लिए। अभी आपको पता है कि एक लेडीज़ के लिए अपने शादी में मिले हुए गहने बहुत मायने रखते हैं उसके लिए, लेकिन मेरे लिए वो गहना इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरा गहना ये था कि मेरा बिज़नेस ये मेरा गहना था। तो उसके लिए मैंने अपना सोना बेच के मैंने ऐप डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट वहाँ पे किया मैंने। तो वो बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वो अगर मेरे पास आज वो गहने होते तो वो पहन के मैं घूमती तो लोग शायद अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन ये हीरा ब्लॉगिंग का गहना पहन के जब मैं घूमती हूँ तो उसको लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे लिए वो गोल्ड कुछ मायने नहीं रखता। जो भी आज ये इतना बड़ा साम्राज्य हीरा ब्लॉगिंग का है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। भारतीय नारी के संस्कार सोना पहनना ऐसा माना जाता है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी भारतीय नारी है कि जिन्होंने संस्कार का ही अलग डेफिनेशन हमारे सामने रखा। युवाओं के लिए, अच्छे राइटर्स के लिए, अच्छे ब्लॉगर्स के लिए उन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे लिए इस्टेब्लिश किया है। और क्रिएटिव एज वेल एज थॉटिकल प्रोसेस के साथ वो हमारे राइटर दोस्तों को बिजनेस वाइज भी ग्रूम कर रहे हैं। ये सुन के, ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। संजना जी, एक बात हमारे दर्शकों को जाननी है।
आपके इस राइटर्स फैमिली में जो जो ब्लॉग्स, जो जो कहानियाँ ऑनलाइन हम लोग रिलीज़ करते हैं, तो वो कहानियों को सुन के, कहानियों को पढ़ के, ब्लॉग्स को पढ़ के कुछ अवेयरनेस रिलेटेड कुछ या फिर जीवन में बदलाव जैसा कुछ आपको कभी दर्शकों से आपको देखने को मिला है? जी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो, ऑर्डिनरी ब्लॉग्स जो होते हैं तो वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं या फिर उससे कुछ न्यूज़ वगैरह समझ में आती है। लेकिन हमारे ब्लॉगिंग का ये एक एक्सेप्शनल व्यू ऐसा रहा है कि हम समाज को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो एक ऐसा हुआ कि कोविड के पीरियड में हमारे एक राइटर थे मयूरेश तांबे, तो उन्होंने एक मराठी में ब्लॉग लिखा था, मृत्यू पश्चातचे खुनी, ऐसा उसका टाइटल था। तो वो ब्लॉग पढ़ के एक ऑडियंस का उनको रिप्लाई आया कि सर मैं सुसाइड करने वाला था, तो आपका ये ब्लॉग पढ़ के मैंने अपना डिसीजन बदल दिया। तो ये प्रभाव होता है। और भी अगर हम राइटर्स देखें तो हमारी एक लेखिका है श्रावणी लोखंडे, तो उन्होंने एक बात अपनी ब्लॉग से पेश की थी कि कोई भी माँ का रोल बहुत ज़्यादा रहता है अपने बच्चे के परवरिश में। तो एनुअल फंक्शन में जब उसका बेटा परफॉर्म करने जाता है तो माँ की ही मेहनत सबसे ज़्यादा होती है एनुअल फंक्शन में अपने बच्चे को तैयार करने में। तो उस स्टोरी में ऐसा लिखा था कि एक माँ जाती है और सजेस्ट करती है टीचर को, प्रिंसिपल को, कि बच्चे के नाम के आगे जैसे उसके पापा का नाम लगता है तो वैसे ही उसकी माँ का नाम आप जोड़ देना, माँ को भी अच्छा लगे कि अपना नाम अपने बेटे के नाम के आगे पढ़ के। तो ये ब्लॉग बहुत सारी टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने पढ़ा और उन्होंने बोला कि हम ये हमारे स्कूल में अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद बहुत सारे हमारे राइटर्स हैं, कामिनी खाने, शरीयू महाजन, सारिका कंदलगांवकर, शीतल माने, राधिका कुलकर्णी, ऐसे 500 राइटर्स हैं। तो और एक राइटर है आरती पाटिल नाम से, तो वो इतनी रिलेटेबल स्टोरीज़ लिखती है कि ऑडियंस हमें बताते हैं कि अरे ये तो हमारे घर की स्टोरी है। कोई बताता है कि अरे मेरे घर में सुबह यही बात आज हुई थी, ये तो मेरी खुद की स्टोरी है। तो इतना लोग रिलेट कर पाते हैं। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट रहती है तो इसी की वजह से, क्योंकि लोग अपना वहाँ पे प्रतिबिंब वहाँ पे देख सकते हैं स्टोरीज़ में, तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म की एक अलग दुनिया हम बोल सकते हैं। हाँ, जैसे भी लिखावट वहाँ से होती है तो वो लिखावट से समाज के प्रति हम लोग कुछ देना चाहते हैं। सो ये बात भी वहाँ पे अंडरलाइन होती है। जैसे अभी आपने बताया कि वो एनुअल फंक्शन में माँ का बच्चे का जो इंसिडेंस आपने बताया, अपना हमारी गवर्नमेंट ने भी पापा के साथ मम्मी का नाम भी लेने का अभी ये कंपल्शन किया हुआ है। जैसे मेरा नाम किरण है तो किरण उषा शरद राव भालेराव, तो ये तो अभी गवर्नमेंट का नॉर्म ही है। मतलब क्या होता है ना कि आपके राइटर्स जो लिखावट आपको देते हैं उसमें से सोशल अवेयरनेस तो होता ही है, प्लस एंटरटेनमेंट भी होता है। जी जी ज़रूर। संजना जी, और एक सवाल हमारे दर्शक उसका जवाब जानना चाहते हैं। हमने सुना है कि आप जॉइंट फैमिली से है और इतने बड़े परिवार में इतनी बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के बावजूद आपको इतना सारा क्रिएटिव, इतना सारा बिजनेस एस्पेक्ट करने के लिए आप टाइम कैसे निकाल पाते हैं? क्या है द सीक्रेट बिहाइंड दिस? बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हो तो आपको टाइम कैसे मिलता है, क्योंकि आपको टाइम कैसे मिलता है, आप कैसे मैनेज करती हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको बिज़नेस में उतरना है तो बिज़नेस की स्किल्स आप घर से सीख सकते हो। तो जॉइंट फैमिली में अगर मैं रहती हूँ तो एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि हम 9 लोग हैं घर में और मुझे शाम को खाना बनाना है। तो हर एक की अलग पसंद है खाने के लिए, हर एक की अलग डिमांड है। तो उस वक्त मैं सबको कन्विंस करके और सबकी पसंद ध्यान में रखते हुए एक कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के वो एक ही सब्ज़ी अगर मैं बनाती हूँ
तो वहाँ पे मैं सीखती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो ये घर से मैं बिज़नेस के जो भी स्किल्स है वो मैंने घर से ही सीखे हैं। एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ कि अगर घर में सबको लेके हमें कुछ, दूसरा एक एग्जांपल बोलती हूँ कि हमें कहीं जाने का प्लान बनाया है और 9 लोग हैं घर पे, 4 लोग एग्री कर रहे हैं, 2 लोग डिसएग्री कर रहे हैं, तीसरा कंफ्यूज्ड है, चौथे को नींद आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे अलग टेंट्रम्स रहते हैं कहीं जाने का। तो उस वक्त सबको एक विजन देकर, सबको एक ड्रीम दिखाकर कि नहीं हमें जाना चाहिए, हमें जाना ही है, किसी को ऑर्डर देके, किसी को प्यार से समझाते हुए, किसी को लालच दिखाते हुए वो प्लान एग्जीक्यूट करना, वहाँ जाने का, सबको एग्री करके वहाँ पे हम अगर लेके जाते हैं तो वहाँ पे मैं सीखती हूँ लीडरशिप क्वालिटी। सबको एक विजन देना और सबको एक प्लान के लिए एग्जीक्यूट करना। तो मुझे लगता है कि ये सारी जॉइंट फैमिली में रहने के बाद ये सारी स्किल्स मैंने वहाँ से ही सीखी। तो क्या होता है ना कि ये रीज़न नहीं होता कि जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे काम है, ये है वो है, जिसको करना होता है ना वो करके ही रहता है। ये मैटर नहीं करता कि मुझे आज काम है, गेस्ट आ रहे हैं, मुझे इतना काम करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आज भी मुझे अगर लोग बोलते हैं ना कि आपने क्या स्ट्रगल किया जॉइंट फैमिली में रह के बिज़नेस चलाने में, आपने कौन सा स्ट्रगल किया, तो ऑनेस्टली मुझे स्ट्रगल याद नहीं है मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा फोकस क्लियर था कि मैंने स्टेप्स बनाई थी, मैंने 1000 स्टेप्स बनाई थी और मुझे ये पता था आज मुझे ये स्टेप्स जानी है, कल अगली स्टेप जानी है। तो बाकी सब मुझे ब्लड दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरा फोकस क्लियर था। तो मेरा ये मानना है कि जिसको करना होता है वो किसी भी हालत में कर लेता है, और ये सारी स्किल्स मैंने अपनी फैमिली से ही सीखी। इन शॉर्ट, लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट आपकी फैमिली से ही आपको मिली है। जी। तो ये लीडरशिप स्किल जो डेवलप आपके फैमिली से आपने की है, तो ये लीडरशिप स्किल का बेनिफिट आपके ईरा ब्लॉग कंपनी के फैमिली में आपके राइटर्स के साथ भी होता होगा? जी ज़रूर। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हर एक का डिफरेंट ओपिनियन रहता है। तो बहुत ऐसे भी सिचुएशंस आती है कि जहाँ पे क्लैशेस होते हैं, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट रहता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो वहाँ पे मुझे ये क्वालिटी वहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे वो फ़ायदेमंद रहती है जो मैंने घर पे सीखी है कि सबका ओपिनियन कंसिडर करके एक सेंटर पॉइंट निकालना कि जिससे सब एग्री रहेंगे। तो ये स्किल मैंने वहाँ से सीखा है और ये घर से ही मैंने सीखा है। तो ये ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन रहता है, तो हमें वहाँ पे एज अ जज वो खड़े कर देते हैं, तो हमें डिसीजन देना होता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है, लेकिन उसे अच्छे से हैंडल करना मैंने घर से ही सीखा है। ग्रेट। हमारा राइटर्स का हर साल एक गेट टुगेदर हम आयोजित करते हैं। तो वहाँ पे होता ये है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे राइटर्स हमें मिलने आते हैं। तो अमरावती, मुंबई, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग इकट्ठा होते हैं और हमारे राइटर्स में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि वो पूरे साल इस गेट टुगेदर के लिए वो वेट करते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट रहते हैं। तो ये गेट टुगेदर में हम आपस की जो बॉन्डिंग है उसको बढ़ावा देते हैं और इसकी वजह से होता ये है कि प्लेटफॉर्म की जो इंटेंसिटी है, प्लेटफॉर्म की जो एनर्जी है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए रहती भी है और हम भी उस फैमिली का एक हिस्सा है। तो ये बात सबको समझ आती है कि हम भी इस ईरा ब्लॉगिंग का एक हिस्सा है, उनको वहाँ पे प्राउड फील होता है। बहुत मज़े करते हैं हम गेट टुगेदर में। तो ये एक बॉन्डिंग के लिए एक बहुत अच्छा तरीका हमने हमारे लिए, सब राइटर्स के लिए हम सोचते हैं। ग्रेट। काफ़ी एनर्जाइजिंग आपका ये सेशन रहा है और कलाकार जो होता है, आप में भी एक छिपा कलाकार है, एक बिजनेस टाइकून भी आप में है और कलाकारों को इकट्ठा करके उनकी सोच, उनकी कहानियाँ एलेबोरेट करके उनको एक
प्लेटफॉर्म के नीचे लेके आना, ये इट वाज सच ए डिफ़िकल्ट टास्क जो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। इसमें आपकी फैमिली मेम्बर का भी सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। एंड आई मस्ट से इट वाज एनर्जाइजिंग एंड इंस्पिरेशनल सेशन। ईरा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे हर कोई जुड़ सकता है, तो हमारे राइटिंग प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से लोग कलाकार आते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक ही चीज़ पे लिखना आना चाहिए, तो हर एक तरह का कलाकार यहाँ पे जुड़ सकता है। अगर कोई राइटर है तो वो राइटिंग कर सकता है, कोई एक्टर है तो वहाँ पे हमारी शॉर्ट फिल्म में एक्ट कर सकता है। ये कलाकारों का मंच है जहाँ पे राइटर्स, एक्टर्स और सारे जो कलाकार हैं वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि सर आप भी एक अभिनेता है और हमने आपको बहुत बड़े स्क्रीन पे देखा है, तो हमारा ये सौभाग्य रहेगा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाए। ईरा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हमेशा एक आर्टिस्ट का सम्मान करता है। ये चाहते हैं कि बहुत सारे कलाकार हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए और उन्हें सम्मानित करने में हमें बहुत खुशी होगी। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की अभी। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। एंड इट वॉज सच ए एनर्जाइजिंग सेशन, ताकि आर्टिस्ट लोगों को इकट्ठा करना, उनको अंडर वन रूफ लेके आना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना इज़ नॉट अ जोक। उसमें भी आप लेखक भाइयों का, लेखक दोस्तों का किरदार आप हमारे प्लेटफॉर्म में लेके आए। आपका काम बहुत ही बड़ा है। आपके काम को, आगे के काम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और दो कलाकार जब आपस में बात करते हैं तो वो ऑलवेज एनर्जाइजिंग सेशन रहता है, तो बहुत अच्छा लगा। एक एनर्जेटिक वाइब यहाँ पे क्रिएट हुई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्टूडियो का। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप में भी ऐसा कोई राइटर है, आप में भी सोच एलेबोरेट करने की ताकत है, आपको भी आपकी कहानियाँ देनी है, तो कॉल फॉर आर असिस्टेंस। हमारे नीचे स्क्रीन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारे मेल आईडी और सारे कॉन्टैक्ट आईडीज़ भी दिए हुए हैं। काइंडली कॉन्टैक्ट आर ईरा ब्लॉगिंग कंपनी। हमारे स्टूडियो में अगली मुलाकात आपसे बहुत ही जल्द होगी। तब तक गुड बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।